हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अंडाणुजनन की प्रक्रिया, oogenesis की प्रक्रिया। हम जानते हैं कि एक मादा युग्मक जो होता है वह अंडाणु कहलाता है और इस अंडाणु का निर्माण जो होता है वह होता है मादा के अंडाशय में, उसकी ओवरी में। तो अंडाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें अंडाशय की जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको अंडाणुजनन के नाम से जाना जाता है। अंडाणुजनन की प्रक्रिया जो होती है वह शुक्राणुजनन की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न होती है। अंडाणुजनन की प्रक्रिया जो होती है यह जब मादा जो होती है वह स्वयं भ्रूणावस्था में होती है, वह भ्रूण अवस्था में होती है, उसी समय से यह प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और उस समय जो जनन उपकला की कोशिकाएं होती है जो अंडाशय के चारों तरफ पाई जाती है लेयर के रूप में, इनकी कोशिकाएं जो होती है वह अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बहुत सारे प्राथमिक oocyte का निर्माण करती है और प्राथमिक oocyte के साथ ही इनके चारों तरफ पुटिका कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है और इस प्रकार से ये प्राथमिक पुटक जो होता है वह निर्मित हो जाता है। तो ये प्राथमिक पुटक जो होता है वह तब बनता है जब मादा स्वयं भ्रूण अवस्था में होती है। प्राथमिक पुटक का निर्माण होने के पश्चात जब मादा का जन्म होता है तो इनके जन्म होने के पश्चात प्राथमिक पुटक का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद में केवल प्राथमिक पुटक जो है वो वेसिकुलर पुटक में परिवर्तित होगा और वेसिकुलर पुटक से यह ग्राफियन फॉलिकल या डिंब पुटक में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक पुटक का जो विकास होता है, प्राथमिक oocyte का विकास जो होता है वह मादा के भ्रूणावस्था में ही हो जाता है। इस समय में जब मादा स्वयं जन्म नहीं ले रहती है, भ्रूण अवस्था में होती है, उसमें लगभग 2 मिलियन तक प्राथमिक पुटक जो होते हैं प्राथमिक oocyte सहित निर्मित हो जाए रहते हैं। तो मादा में जब अंडाणुजनन की प्रक्रिया होती है तो उस समय उनके अंडाशय में लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 तक पुटिकाएं शेष रह जाती है और मादाओं में अंडाणुजनन की प्रक्रिया जो होती है वह लगभग 45 से 55 वर्ष के अंतराल में तक होती है और उसके पश्चात में अंडाणुजनन की प्रक्रिया जो है वो क्रमशः बंद हो जाती है। मादा में अंडाणुजनन की प्रक्रिया को 3 चरणों में अध्ययन किया जाता है। पहला चरण होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था जो होता है इसमें जब मादा स्वयं भ्रूणावस्था में होती है उस समय से यह प्रावस्था जो है वो प्रारंभ हो जाती है और पुटिका कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका जो होती है वह अलग होकर के ओगोनियम का निर्माण करती है। यही ओगोनियम जो होगा वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु का निर्माण करती है। दूसरी प्रावस्था जो है वो वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था जो होती है, वृद्धि प्रावस्था में ओगोनियम की कोशिका, कोई एक ओगोनियम जो होता है वह भोजन संचय करके आकार में वृद्धि कर लेता है और इनका आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है और इस प्रकार से एक ओगोनियम आकार में वृद्धि करके एक दूसरी संरचना में परिवर्तित हो जाता है जो कहलाता है प्राथमिक oocyte। तो प्राथमिक oocyte के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। तीसरी प्रावस्था होती है परिपक्वन प्रावस्था। जब एक मादा जो होती है वह 11-12 वर्ष की उम्र की हो जाती है तब ये परिपक्वन प्रावस्था जो होती है वो प्रारंभ होती है। तो इस अवस्था में प्राथमिक oocyte जो होता है वह एक अर्धसूत्री विभाजन करता है। इसमें अर्धसूत्री प्रथम की प्रक्रिया होती है। प्रथम अर्धसूत्री के द्वारा यह प्राथमिक oocyte
दो असमान कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वह होगी आधी, अर्थात प्राथमिक ओसाइट में अगर 46 गुणसूत्र है मनुष्य में, तो यहाँ पर अर्धसूत्री प्रथम के द्वारा जब ये दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है तो प्रत्येक दोनों कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। यहाँ में से एक बड़े आकार की जो कोशिका होती है उसको कहा जाएगा द्वितीयक oocyte, यही वृद्धि करके अंडाणु का निर्माण करती है, और जो छोटे आकार की कोशिका होती है उसको कहा जाता है प्रथम ध्रुवीय काय। अब यहाँ पर अर्धसूत्री द्वितीय की प्रक्रिया होगी, अर्थात द्वितीयक oocyte जो होगा फिर से एक अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करेगा, जिसके द्वारा वह दो अपने ही समान कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें से फिर से ये एक असमान कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक बड़े आकार की कोशिका और एक छोटे आकार की कोशिका। इसमें से जो छोटे आकार की कोशिका होती है वह फिर से ध्रुवीय काय कहलाएगा। अब ये कहलाएगा द्वितीय ध्रुवीय काय, पोलर बॉडी, और ये कहलाता है अंडाणु। बड़े आकार की जो कोशिका होती है वह कहलाता है अंडाणु। तो इस प्रकार से एक मादा में जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है वो संपादित होती है। मादाओं में जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है वह प्रत्येक माह होती है, एक एक अंडाणुओं का निर्माण होता है, जब तक कि एक मादा का उम्र जो होता है वह 50 या 55 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक ये अंडाणु बनने की प्रक्रिया और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती रहती है। तो हम जानते हैं कि मादा का जो अंडाशय होता है उसमें से अगर 1 महीने में दाएं अंडाशय से अंडाणु का विमोचन हो रहा है तो अगले महीने में बाएं अंडाणु का विमोचन होता है, बाएं अंडाशय से अंडाणु का विमोचन होता है। इस प्रकार क्रमशः प्रत्येक माह इनमें अंडाणु का विमोचन या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती रहती। कभी कभी मादाओं में प्रथम ध्रुवीय काय का भी विभाजन होता है, जिससे ये और तृतीय ध्रुवीय काय का निर्माण करते हैं। और इनमें जो अंडाणु होता है, ये द्वितीयक विभाजन जो होता है वह अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन जो होता है, यह प्रक्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है, और इस अंडाणु का जो परिपक्वन और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो भी अंडवाहिनी में ही पूरी होती है। अब देखते हैं कि एक अंडाणु की संरचना जो होती है, एक परिपक्व अंडाणु की संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है। तो एक मादा अंडाणु जो होता है वह गोलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है। ये एक अचल संरचना होती है। इसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है, इसके अंदर में केंद्रक पाया जाता है, इस प्रकार से इसकी संरचना। और जब ये परिपक्व प्रावस्था को प्राप्त करती है तो इनके चारों तरफ एक पारदर्शी झिल्ली के समान संरचना बन जाती है, और इस झिल्ली नुमा संरचना को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ कोशिकाओं का एक लेयर पाया जाता है, जो कोशिकाओं के अरीय रूप से व्यवस्थित होने से निर्मित होती है। इस लेयर को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। और इस प्रकार से एक अंडाणु जो होता है, इसके चारों तरफ ये कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं जो होती हैं, जब तक इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक ये संरचना जो होती है इनमें उपस्थित रहती है। और प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इनमें जो पाया जाता है उसको कहा जाता है विटेलाइन झिल्ली। इस विटेलाइन झिल्ली के चारों तरफ जोना पेलुसिडा और उसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, जो कि पुटिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, ये उपस्थित होता है, और इसके अंदर पाया जाता है अगुणित केंद्रक। इस प्रकार से एक अंडाणु की संरचना जो होती है वो इस प्रकार की होती है। अब देख लेते हैं कि आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मादा प्राइमेटो में जनन चक्र जो होता है उसको आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है।
या इसको एक और नाम से जाना जाता है मासिक चक्र। स्त्रियों में मासिक चक्र जो होता है वह शुरुआत होता है, प्रथम मासिक चक्र जो होता है वह शुरू होता है उनके यौवन के आरंभ में, और यौनारंभ से यह स्टार्ट होता है, शुरू होता है। जब शुरू होता है तब इसको कहा जाता है रजो दर्शन, और महिलाओं में यह चक्र जो होता है वह समाप्त होता है लगभग 50 या 55 वर्ष की आयु तक, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है रजो निवृत्ति। तो इस प्रकार इनमें जो जनन की प्रक्रिया का जो चक्र होता है उसको मासिक चक्र या आर्तव चक्र के नाम से जाना जाता है। इस चक्र के आरंभ में गर्भाशय की दीवार जो होती है उसका जो अंतः भित्ति होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वह टूट जाता है। एंडोमेट्रियम यह टूट जाता है, और टूटने के पश्चात में यह रक्त के रूप में, श्लेष्मा के रूप में ये पदार्थ जो होते हैं वह योनि के द्वारा शरीर से बाहर रक्त के रूप में, रक्त स्त्राव के रूप में बाहर निकलता जाता है, और यह प्रक्रिया जो होती है 3 से 4 दिनों तक होती है। इस प्रकार 3 से 4 दिनों तक योनि मार्ग से जो रक्त का बहना होता है उसी को कहा जाता है मासिक चक्र या मासिक धर्म कहा जाता है इसको। यह प्रक्रिया होने के पश्चात, जब 3 से 4 दिनों तक जब रक्तस्राव होता है उसके पश्चात पुनः गर्भाशय की दीवार जो होती है, अंतः भित्ति जो होती है, उसके निर्माण और उसके मरम्मत का कार्य शुरू हो जाता है, और उसी दौरान अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया फिर से होती है। और अंडोत्सर्ग होने के पश्चात में पुनः यदि किसी अंडाणु का निषेचन नहीं हो पा रहा है तो निषेचन नहीं होने की स्थिति में ये हर महीने इसी प्रकार गर्भाशय की अंतःभित्ति के साथ में रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, यह इनके निर्माण की जो प्रक्रिया और गर्भाशय के रिपेयर की जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इनके द्वारा होता है। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वह शरीर में अंडाशय के द्वारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, इनके स्त्रावण की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है तो अंडाणु बाहर निकलने के पश्चात में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है वह इन हार्मोनों को स्त्रावित करता जाता है, और फिर से गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए तैयार किया जाता है। जब आर्तव चक्र की प्रक्रिया हो रही होती है तो रक्त स्त्राव के 14वें दिन, जिस दिन से रक्त स्त्राव प्रारंभ हुआ था उसके 14वें दिन 14वें डेज में ही शरीर में LH हार्मोन जो होती है इसका स्त्रावण अधिक मात्रा में होने लगता है। अधिक मात्रा में होने के कारण ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है यह ग्राफियन फॉलिकल को फटने के लिए प्रेरित कर देता है, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और अंडाणु जो होता है वो फिर से मुक्त हो जाता है। ये अंडाणु जो होता है लगभग 1 सप्ताह तक अंड वाहिनी में रहता है और निषेचन की प्रक्रिया के लिए वहां पर रहता है। जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो ये गर्भाशय के अंतःभित्ति के साथ फिर से यह रक्त स्त्राव के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार ये मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र जो होता है यह प्रत्येक 28 से 29 दिनों के भीतर में रिपीट होता रहता है और हर माह होता है जब तक कि गर्भ धारण की प्रक्रिया नहीं हो जाती है।